अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने जो है वो एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं हर चैप्टर के। सो आज हम लोग बात करेंगे, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट और की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में, या समरी कह सकते हैं बड़े आसान अल्फाज में। क्या आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले अगर एंजाइम की बात करें तो एंजाइम बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बाज़ औक़ात ऑप्शंस में लैटिन पूछा जाता है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब ये इसको स्प्लिट करें तो एक वर्ड इन आ जाता है जिसका मतलब इनसाइड होता है, और दूसरा वर्ड जो होता है वो जाइम होता है जिसका मतलब आपके पास यीस्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपने याद रखना है एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का क्या मतलब हुआ कि जो एक केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करने में हेल्प आउट करता है, ठीक। उसके बाद ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था यीस्ट के अंदर, ठीक है। तभी इसका नाम क्या दिया गया था, एंजाइम दिया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, ये हमारे पास यीस्ट के अंदर। अब जो फर्स्ट एंजाइम था वो डिस्कवर किसने किया था, एंसेलेमिन जो आपके पास पाइन थे उन्होंने 1833 में, ठीक है। ये एंजाइम जो था वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम था, यानी पहला एंजाइम पाइन ने 1833 में जो है वो आपके पास डिस्कवर किया था। और आपके पास ये एंजाइम क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था, इसे डायस्टेज कहते हैं, ठीक है। अब एंजाइम का वर्ड किसने कॉइन किया था, ये विलियम कुन्हे थे। इन्होंने 1877 में एंजाइम का जो वर्ड था वो आपके पास क्या किया था, कॉइन किया था। अगर हम लोग बात करते हैं जो सबसे पहला एंजाइम था वो प्योरीफाई किसने किया था, वो हमारे पास समर थे 1926 में। उन्होंने इसको क्या किया था आपके पास जो है प्योरीफाई किया था। एंजाइम बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब तमाम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, सिर्फ किसके, राइबोजाइम के। ये पॉइंट याद रखेंगे, यानी जो मोस्ट ऑफ द, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे पास प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन राइबोजाइम होता है जो कि केमिकली आरएनए से, ठीक है, केमिकली किससे बना हुआ होता है, आरएनए से बना होता है। लेकिन ये एक्टिविटी किस तरह परफॉर्म करता है, आपके पास एंजाइम की तरह की एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद जो है राइबोसोमल आरएनए फाउंड इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज राइबोजाइम, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो कि लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाया जाता है वो खुद क्या है, वो ही आपके पास राइबोजाइम होता है। इज आल्सो कॉल्ड एज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। उसका नाम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी होता है क्योंकि इसका रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक है। ये पॉइंट अब आप समझ गए होंगे, यानी राइबोसोमल आरएनए जो होता है जो लार्ज सब यूनिट में मौजूद होता है इसी को राइबोजाइम कहते हैं, और इसको पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग एज टू द नेम ऑफ द सब्सटेंस दे एक्ट, ठीक है। एंजाइम्स का नेम कैसे देते हैं, जब हम उसके उनके नाम के आखिर में क्या लगा देते हैं, हमारे पास एज का वर्ड ऐड कर देते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसमें उनके नाम बन जाते हैं, ठीक है। जिन सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उनके एड, जैसे अब प्रोटीएजेज हैं, लाइपेजेज हैं। उसके बाद एंजाइम्स आर नेम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, यानी एंजाइम जो होता है वो जिस तरह के रिएक्शंस को परफॉर्म करता है, तो मतलब जिस तरह के रिएक्शंस में हेल्प आउट करता है उसी को नाम दीजिए। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कर रहा है तो ऑक्सीडेजेस हो गया, रिडक्टेजेस भी हो सकता है रिडक्शन में अगर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है एंजाइम्स आर नेम्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ द सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एंजाइम के नाम क्यों क्यों रखे जाते हैं, एक जब वो सबस्ट्रेट पे कौन से पे काम कर रहा है और कौन सा टाइप का रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद है कुछ एंजाइम जो होते हैं वो सब्सटेंस जो सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। बाद एंजाइम का नाम किस पे रखा जाता है कि जिस टाइप के वो क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को सिंथेसाइज कर रहे हैं। जैसे रोडोनेज जो होता है वो कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ रोडोनेट फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम थायोसल्फेट। ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी हमने बताया कि यहाँ पे एंजाइम बाजू का तो उनके नामों पे भी होते हैं जिस टाइप का वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सब्सटेंस, या सिंथेसाइज कर रहे होते हैं सब्सटेंस, ठीक है। अब बेसिकली सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है जिस पे एंजाइम क्या करता है, आपके पास एक्ट करता है। ये पॉइंट याद रखने के, यानी सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है जिस पे एंजाइम क्या करता है, आपके पास एक्ट करता है, ठीक है।
वो रीजन एंजाइम का जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ये पॉइंट भी याद रखने का, यानी वो रीजन एंजाइम का जहाँ पे सबस्ट्रेट आके क्या कर रहा है आपके पास अटैच हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं आपके पास एक्टिव साइट कहते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं अब एक्टिव साइट में क्या होता है, 3 से लेके 12 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली इस एक्टिव साइट पे मौजूद होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी एक्टिव साइट में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, अराउंड अबाउट 3 to 12। और आपके पास नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के अल्काइल ग्रुप होते हैं जिनका काम किस में होता है, कैटेलाइज करते हैं किस चीज़ को, रिएक्शंस को, ठीक है। उसके बाद वो रीजन एंजाइम की सरफेस के ऊपर जो एक्टिव साइट के अलावा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलियोस्टेरिक साइट। यानी एंजाइम की बॉडी पे जो रीजन होता है, एक तो उनके एक्टिव साइट आ गई जहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, ठीक है। दूसरे आपके पास कौन सी साइट आ गई, एलियोस्टेरिक साइट। वो यानी एक्टिव साइट के अलावा जो जो साइट्स भी हैं उन्हें एलियोस्टेरिक साइट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके बाजू का इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं। अच्छा, और बाज़ को फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। सम एंजाइम डू नॉट वर्क अंटिल अ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट अटैच, दिस नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाज़ एंजाइम्स को भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर को सिंपली आप समझ लिए ऑन ऑफ स्विच टाइप का ये जो है वो स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है, इफ द कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक, तब हम लोग क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे। यानी अगर मैंने जो कोफैक्टर बताया जो एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है वो ऑर्गेनिक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे। जैसे कि NADP हो गया, FADA हो गया, सही है। उसके बाद कोएंजाइम मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, एक मिनट, अच्छा, उसके बाद है कोएंजाइम मोस्टली पार्ट composed of a part of vitamin B, ठीक है। NAD contain vitamin B3, ठीक है। उसके बाद FAD कंटेन विटामिन B2 और कोएंजाइम A कंटेन विटामिन B5। यानी इसमें बता रहे हैं कि ज़्यादातर ये किससे बने हुए होते हैं, विटामिन B से बने हुए होते हैं। कोएंजाइम्स जो होते हैं हमारे पास, कोएंजाइम्स ज़्यादातर किससे बने होते हैं, विटामिन B से। उसके बाद तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एक कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक था तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कोएंजाइम कब कहेंगे, जब आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। और प्रोस्थेटिक ग्रुप कब कहेंगे, जब वो आपके पास इनऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। बाज एंजाइम रिक्वायर करते हैं मेटालिक आयन फॉर देयर बेस्ट एक्टिविटी। हेक्सोकाइनेज इज द फर्स्ट एंजाइम यूज इन ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर Mg मैग्नीशियम प्लस आइंस और कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिक्वायर जिंक प्लस आइंस, ठीक है। तो इसी तरीके से इंट्रोकाइनेज जो होता है रिक्वायर करता है कैल्शियम प्लस आइंस या कैल्शियम आइंस। इसमें ये बात अगर हम लोग कहते हैं कि आपके पास कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास मेटालिक आइंस रिक्वायर करते हैं, जिनमें मैंने अभी ये डिफरेंट नेम्स आपको बता दिया। अच्छा, एक एंजाइम अपने कोफैक्टर के अलावा क्या कहलाता है, एपोएंजाइम कहलाता है। एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर बाइंड हो वो क्या कहलाता है, होलो एंजाइम। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। यानी अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसे क्या कहते हैं, एपोएंजाइम। लेकिन एंजाइम के साथ कोफैक्टर मौजूद है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम की क्लासिफिकेशन, एंजाइम को हम क्लासिफाई करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, आसान से अल्फाज में, कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ट्रांसफरेजेस, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं कि आपके पास ये ट्रांसफ़र करते हैं किसको, फंक्शनल ग्रुप को। आगे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, फॉस्फेट अमाइनो मिथाइल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ये नीचे इनकी कुछ एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं, सॉरी। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलेजेस होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, किसकी मदद से, वाटर के एडिशन की मदद से, इन्हें हाइड्रोलेजेस कहते हैं, सही है। उसके बाद लाइएजेस जो होते हैं ये कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को, जिनके अंदर ग्रुप्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड के अंदर ऐड होते हैं या रिमूव होते हैं, ठीक है। लाइएजेस क्या करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं जिसमें ग्रुप्स जो आपके पास कुछ सर्टेन ग्रुप्स होते हैं वो या तो डबल बॉन्ड में ऐड होते हैं या डबल बॉन्ड से क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल में डीकार्बोक्सिलेज और सिंथेज आ जाते हैं। उसी तरह फिर अगर हम लोग बात करते हैं लाइगेजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं बॉन्ड दो सबस्ट्रेट के दरमियान, किसकी प्रेजेंस में, एनर्जी की प्रेजेंस में, ठीक है। यानी जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड tRNA जो है ट्रांसफर RNA सिंथेटेज हो जाता है।
फिर आइसोमरेजेस क्या होते हैं? ये हेटेरोजीनियस ग्रुप होता है किसका? एंजाइम का, जो कि एक आइसोमर को कन्वर्ट कर देता है अनदर आइसोमर में, ठीक है? जैसे हम लोग म्यूटेज की बात करते हैं। अच्छा, एंजाइम का मेन काम क्या होता है? ये डिक्रीज करता है किस चीज़ को? एक्टिवेशन एनर्जी को। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हम दो मॉलिक्यूल को रिएक्ट, यानी किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करने की जो एनर्जी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात है कि एंजाइम एक्टिविटी इज इफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पीएच एंड टेम्परेचर, ठीक है? ये तो सिंपल सा पॉइंट है, ये आपको पता होगा कि इनकी अमाउंट से ये जो होता है वो चेंज होती है। अच्छा, ये मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जस्ट इसलिए एक शॉर्ट सी वीडियो बनती है कि आपको मेन पॉइंट जो है वो समझ आते रहें। अच्छा, उसके बाद एक लॉक एंड की मॉडल था, वो किसने प्रपोज किया था? ये हमारे पास एमएल फिशर थे, 1890 में उन्होंने प्रपोज किया था। उसके बाद इस हाइपोथेसिस के मुताबिक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट देयर इज अ स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है? जैसे हमारे पास स्पेसिफिक लायक होता है तो स्पेसिफिक के होता है, यानी इन्होंने ये कहा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट किस तरीके से एक्ट करते हैं, जैसे लॉक एंड की जो होता है वो आपके पास एक्ट कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस इज प्रपोज बाय, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस किसने? कोचलिन ने 1959 में प्रपोज किया था। इसके बाद अगर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस एंजाइम कैन स्लाइटली अंडरगो सम चेंजेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इन्होंने ये कहा था कि एंजाइम अपने अंदर चेंजेस कर देते हैं, जैसी शेप का आपके पास सबस्ट्रेट होगा उसी शेप की अपने अंदर क्या कर लेते हैं? मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है? वो एजेंट जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है परमानेंटली या टेम्परेरी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है? इनहिबिटर रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अच्छा, वो इनहिबिटर जो कि ब्लॉक कर दे एंजाइम को परमानेंटली या डीनेचर कर दे एंजाइम को, उसे हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं। और इनहिबिटर जो कि टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल कहते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द मेडिसिन द रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है? अच्छा, inhibitor which are strictly similar to the substrate and attached to the active site of the enzyme is called competitive inhibitor। यानी जहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट बाइंड होता है वहीं पे अगर जाके आपके पास competitive inhibitor बाइंड हो मतलब एक इनहिबिटर बाइंड हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? competitive inhibitor। और अगर इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट से डिफरेंट होता है और किसी और साइड पे जाके बाइंड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कम्पिटिटर जो होता है उन्हें हम लोग इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद फीडबैक इनहिबिशन क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्रोडक्ट जो होता है ऑफ द रिएक्शन व्हेन एक्यूमुलेटेड टू द सर्टेन लेवल द प्रोडक्ट इनहिबिटेड द एंजाइम एक्टिविटी। यानी आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें एक प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट अगर जाके एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा है तो उसे फीडबैक इनहिबिशन या इनहिबिटर कह सकते हैं। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो वीडियोज़ के अंदर हम लोग इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ भी इनके हल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, काइंडली इस चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं इस पे मज़ीद वीडियोज़ भी ऐसे अपलोड करूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।